आज चर्चित की चर्चा में आप सभी को मुखातिब कराने के लिए वो चेहरे हमारे बीच में हैं जिनके लिए शब्दों का संयोजन करना मेरे लिए मुश्किल है। एक ऐसे व्यक्तित्व जो विंध्य की धरा के साहित्य के वो जनक माने जाते हैं जिन्होंने वो नींव रखी, वो बीम तैयार की, वो एक ऐसा वृक्ष हैं जिसके नीचे कई लोग फल फूल रहे हैं। आज का युवा उनसे शिक्षा लेता है और पूरे देश में परचम लहरा रहा है। ऐसे व्यक्तित्व जो लगभग 4 दशक से विंध्य की इस धरा पर साहित्य का परचम लहरा रहे हैं, साहित्य का नेतृत्व कर रहे हैं, आज भी उसी तरह से और उस तेज गति से इस साहित्य की गरिमा को बनाए हुए हैं आदरणीय रानोरेश तिवारी निष्ठुर कवि और आदरणीय जगजीवन लाल तिवारी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आप सभी का अपना विंध्य के माध्यम से अभिनंदन करता हूं, आप दोनों का। और सबसे पहले साहित्य की अगर बात है, अपना विंध्य के इस मुहिम में जहां हम विंध्य के साहित्य की बात करते हैं, उस साहित्य की शुरुआत में आप लोगों को कितनी कठिनाइयाँ हुई और आपका आगमन इस क्षेत्र पर कैसे हुआ, मैं सबसे पहले आदरणीय आपसे जानना चाहूँ। मैं सबसे पहले बहुत बहुत साधुवाद देता हूं आपको कि आपने इस धरती में एक ऐसा काम शुरू किया, एक बीड़ा उठाया कि साहित्यकार जो हैं, जो कलम चला रहे हैं, उन कलमकारों के लिए कुछ न कुछ आप उनको समाज में आगे लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। साहित्य ऐसी विधा है, साहित्य वो दर्पण है जिसमें नैतिक रूप से अपनी छवि जब आदमी देखता है तो कलम मजना शुरू हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये कि हम जब महाविद्यालय में पढ़ते थे, सन 1971 की बात है, वहाँ जाने माने बघेली और हिंदी के कलमकार डॉक्टर शालिग्राम शर्मा हमको पढ़ाते थे। उनकी कविताओं से प्रभावित होकर, उनके हाव भाव, अपने उनकी भाषा, साहित्य की सेवा से प्रभावित होकर हमने कलम चलाना शुरू किया। धीरे धीरे पहले टूटे फूटे शब्दों में धीरे धीरे कलम मचती गई। जैसा कि नियम है कि आप लिखते रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो तो कलम मचती जाती है और अच्छे भाव, अच्छे शब्द, अच्छी कविताएं आगे चल के बनने लगती हैं, निकलने लगती हैं और समाज में जाने लगती हैं। और यही चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका साहित्य की ओर जो आगमन हुआ, आपके जो पाँव रुख किए साहित्य की ओर, वो कैसे हुआ आदरणीय जगजीवन लाल का? मैं ना कोई बड़ा साहित्यकार हूँ, न कवि हूँ, सिर्फ बघेली के लिए, अपनी लोक भाषा के लिए कार्य कर रहा हूँ। सन 1985 से हम लोगों ने एक संगठन तैयार कर, एक संस्था बना करके, उसके माध्यम से अपने गांव तिवनी में करीब 37 से 38 वर्षों तक बघेली लोक रचना शिविर और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होता रहा। उसके बाद रीवा नगर निगम द्वारा करीब 2000 से 2014 तक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हो। इन सारे कार्यक्रमों के संयोजन के साथ ही ठहाका शिव कुमार अर्चन के साथ मिलकर, हमने शंभू काकू के साथ मिलकर के बघेली लोक रचना शिविर इत्यादि सारे कार्यक्रम इस रीवा में हमने किए। आज के परिवेश में कवि सम्मेलन हुआ करते थे, लेकिन आपके समय में जैसा मुझे जानकारी हुई है, देश के कोई ऐसे नामचीन चेहरे नहीं जिन्हें आपने आमंत्रित नहीं किया हो। कितना कठिनाई भरा होता था वो पल, क्योंकि तब इतने तामझाम, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था। कितना कठिनाई और कितनी सरलता होती थी? संसाधन नहीं होते थे, परंतु फिर भी लोगों के बहुत सहयोग मिलते हैं। आजकल ऐसे आयोजनों के लिए कोई सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। उस समय सारे लोग मिलकर के ऐसे आयोजनों को, नीरज से लेकर सोम ठाकुर से लेकर के न जाने कितने, कुमार विश्वास से लेकर हमारे गांव में कितने कवि आए इन 37 वर्षों में। बहुत अच्छा, जहाँ की हज़ारों भीड़ जुटती थी और सारी रात लोग श्रोता इकट्ठा रहते थे। निष्ठुर जी, आज के परिवेश का जो काव्य है, कवि क्षेत्र है विंध्य की धरा की अगर बात करें, विंध्य के साहित्य की अगर बात करें, तो आज के परिवेश के जो नवयुवक हैं, नए कवि हैं और आपके उम्र के जो कवि हैं, कितना अंतर है आज के और पिछली साहित्य और आज के समय में काव्य का? देखिए, ये बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। मैं बराबर चिंतन करता हूँ, तमाम युवा मंचों में आ रहे हैं, मंचों में तालियां बटोरने के उपक्रम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो साहित्य है जिसका सृजन समाज के लिए होता है,
उसके लिए अध्ययन करना पड़ता है अपने विंध्य के साहित्य का, विंध्य के रचनाकारों का, विंध्य के तमाम उन लोगों का जिन्होंने कलम उठाई और कलम लिए लिए चले गए ऊपर, उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। आज का युवा पढ़ता नहीं, मीडिया के माध्यम से कुछ शब्द ढूंढता है और ढूंढने के बाद वो मंच में ताली के लिए आता है, मनोरंजन करने के लिए आता है, उपक्रम करता है मंच में खड़े होने का। अगर आप अच्छे से लिखोगे, पढ़ोगे, लोगों को अध्ययन करोगे और फिर कविता लिखोगे, फिर रचना करोगे, तो उस समाजोपयोगी होगी वो रचना। और पूरी तरह से आप धीरे धीरे जो कालांतर में आपका नाम लेंगे लोग, आप स्थायी रूप से अपने आप को स्थापित कर पाओगे। ये बातें हमारे युवा में कम देखी जाती हैं। अब अपवाद के रूप में मैं नहीं कहता, कुछ लड़के बहुत अच्छा लिख रहे हैं, उन्हें हम पसंद करते हैं और हम उन्हें बुलाते हैं, हम सुनते हैं। लेकिन उसी बीच जो ये युक्ति चल रही है, ये जो मंचों में, इससे कविता सुनने वालों का ह्रास हो रहा है, वो कविता सुनने कम आने लगे हैं लोग। एक कारण ये भी है कविता के प्रति लोगों का नए घटना जो घट रहा है, वो इस तरह से कुछ कवियों का बीच में टपकना, माला पहनने को बड़ा सुखमय मानना, बहुत इसके आगे पीछे दौड़ना, ये चीज़ें थोड़ा सा हमारे साहित्य के लिए निश्चित रूप से उसके जड़ को कमज़ोर करती है। कक्का, आजकल के जो युवा, अगर बात उठी है तो युवा मंच पर, जैसा कि आपने कहा, निष्ठुर जी ने कहा कि तालियां बटोरने के लिए शब्दावली कहीं न कहीं इधर उधर हो रही है। चुटकुलों का प्रयोग कितना जायज़ है? नहीं, मंचों में चुटकुलों की चलन हो गई है, पर चुटकुलों से जायज़ कोई जायज़ है। कुछ लड़के बहुत अच्छा लिख रहे हैं, उनको हम प्रोत्साहन करते हैं, उनके साथ मिल बैठ कर करते। बहुत बघेली में भी 2-4 नाम अच्छे हैं जो लिख रहे हैं। बाकी लिखने वाले तो आजकल फेसबुक देखेंगे तो हज़ारों सैकड़ों कवि हैं। उन सिर्फ फेसबुक में अपना चेहरा दिखाने के लिए 2 लाइन की कविता लिख करके और अपना चेहरा डाल देते, उससे कोई अर्थ कविता का निकलने वाला नहीं। कविता के लिए मनन करना पड़ता है। कविता जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो अच्छी कविता नहीं लिख पाएंगे। तो पढ़ने की जो प्रक्रिया है आज के, उसमें पढ़ने की आदत जो है लोगों की छूट रही है। ज़्यादातर फेसबुक, टीवी, इसमें सब लोग ज़्यादा ध्यान रहे, इससे कविता में कमी आ रही है। जो शब्द हम लोग पहले पढ़ करके अब बढ़िया कविता लिखते थे, 2-4 अच्छे गीत मेरे अच्छे प्रशंसित गीत हुए। तो सिर्फ पढ़ने से, जब से मैंने पढ़ना छोड़ा तब से कविता लिखना भी छोड़ दिया। ये समझिए आपने, जब से किताबें मैंने पढ़नी बंद कर दी तब से लिखना भी छोड़ दिया, नहीं लिख पाते। बघेली त्रयी, शंभू काकू, सैफू काकू और बैजू काकू, ये 3 नाम ऐसे हैं जो बघेली के लिए हमेशा स्तंभ माने जाते हैं, नींव माने जाते हैं। उन पर कई टिप्पणियां हैं, आपके उन पर आपकी विचारधारा क्या है उन पर? बहुत वाजिब प्रश्न है, खासकर विंध्य की धरती के लिए। ये 3 हमारे मूल हैं हमारी बघेली बोली के। बैजू जी, उनका एक काल था, वो लगभग 3 पीढ़ी पहले के समकालीन हैं। फिर उसके बाद सैफू जी आते हैं और संयोग से सैफू जी सतना से, और बैजू जी और शंभू जी रीवा से हैं। शंभू काकू भी उसके बाद उसी तरह से सम्मानित कवि यहाँ हुए हैं बघेली के लिए। ये त्रयी है, और ये कहिए कि ये त्रिवेणी जिस तरह से विंध्यधारा में प्रवाहित हो रही है, इन कविताओं में अवगाहन करने के बाद उसी गंगा जमुनी सुख का आभास होता है, एहसास होता है, जो हम जाके संगम में सरस्वती और गंगा जमुना के अवगाहन से महसूस करते हैं। बहुत वाजिब चीज़ है, अच्छा लग रहा है। हमारे कक्का जी जो मेरे बगल में बैठे हैं, मुझे यहाँ न प्रशंसा करनी चाहिए, इनके प्रयास से अभी बैजू जी पर किताब आने वाली है। उनके नाती ने संपादन शुरू कर दिया है, और इसके पहले सैफू जी पर किताब है, उनके नाती लड़कों ने काफ़ी किताबें छपवाई हैं। और इसके बाद शंभू जी पर आदरणीय कक्का जी के प्रयास से ये किताब हमारी आपके सामने है। इसको आप देखिए, हम दोनों ने मिल के इसका संपादन किया है, और उनकी सारी कविताएं अब तक की जितनी हम पाए हैं, कुछ तो ऐसी कविताएं थी जिनको खोलने में वो चूर चूर हो जाती हैं, वो भी हमारे पास है, उनका हमने फ़ोटोग्राफ इसमें दिया है। और बाकी चिंधियों से लेके
और जहाँ तक जितनी कविताएं हमने पाई हैं मैंने खुद टाइप किया है। इनकी प्रेरणा, मेरा प्रयास और आप सबका सहयोग सब मिला के ये पुस्तकाकार उनकी कविताएं हुई हैं और हम चाहते हैं जल्दी ही ये हम समाज को देंगे, इसका विमोचन होगा। और ये तीनों और इसके साथ साथ हमारे माँ शारदा प्रसाद मालवीय, मुक्तक सम्राट, जिनके बराबर के मुक्तक हिंदुस्तान में शायद किसी ने हिंदी में न लिखा होगा, उनका भी संपादन हम कर रहे हैं। वो बहुत जल्दी वो भी किताब आएगी और ये सब कुछ आदरणीय जगजीवन कक्का के प्रयास से हो रहा है। मैं उन्हें भी साधुवाद देता हूँ कि उनकी लगन, उनकी निष्ठा और विंध्यधारा के साहित्यकारों की सेवा का जो बीड़ा उन्होंने उठाया है, ईश्वर परम ब्रह्म परमेश्वर उन्हें इस ओर और आगे बढ़ाए। आपने देखा होगा कि भोजपुरी की फिल्में आ रही हैं, आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ गढ़ी फिल्मों के चैनल हैं। दुर्भाग्य हमारे बघेली का कि अभी तक इस और कुछ भी नहीं हो पाया है, जबकि काफ़ी कुछ लिखा जा चुका बघेली में। कोई ऐसी विधा नहीं है, चाहे वो कुंडलिया हो, चाहे वो दोहे हों, चाहे वो संस्मरण हो, चाहे वो रिपोर्टाज हो, चाहे कुछ भी कोई भी विधा जो हिंदी साहित्य में है, सारी विधाएं चाहे व्यंग हों, इस बघेली में हमारे पूरी तरह से हैं। और हम तो यहाँ तक कहेंगे कि बघेली हमारे विंध्यधारा की वो मादक गंध वाली महुए की टप टप करती हुई ध्वनि है, जिसे चलता बटोही का मन मोह लेती है, वो बघेली है हमारी। इतनी सामर्थ्य वाली बोली, लेकिन हम उसे आगे दिल्ली और भोपाल तक नहीं ले जा पाए। अभी कुछ प्रयास हमारे कक्का जी कर रहे हैं कि हम लोग एक कार्यक्रम भोपाल में करेंगे और वहाँ बघेली बोली को आगे लाने के लिए, बघेली कलाकारों को ले जाने के लिए करेंगे ऐसा। और इसी तरह दिल्ली का भी हम लोग दिल्ली की ओर भी प्रयास करेंगे, बयान करेंगे जल्दी ही। कोरोना के वजह से कुछ हमारे कदम थमे थे, लेकिन अब हम फिर आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। रहा सवाल ये कि कुछ लोगों ने कई कैसेट इसमें बनाए हैं जिसमें बघेली साहित्य कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आता। शब्द हैं, अर्थ हैं, बघेली बोली है, बोलचाल की भाषा है, लेकिन जो हमारे गुम होते बघेली के शब्द हैं, अमल्लक है, उपड़ौरा है, बेजरवा है, तरह तरह के शब्द जो हमारे अभी हमारे बाबा दादा बोलते थे, चीज़ें नहीं आ पा रही हैं। उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं, कोशिश करेंगे। एक गीत है हमारा बघेली का, जिसको प्रकाश त्रिपाठी ने फिल्माया है। उन्होंने बहुत दिनों तक बॉम्बे फिल्मों में काम किया है, फोटोग्राफी का, तो उन्होंने फिल्माया, उसको आप देख सकते हैं कि विंध्यधारा की सारी संस्कृति उस गीत के चित्रों में आपको दिखाई देगी। काटना, पीसना, दरना, बकरी चराना, जलेबी, व्यंजन, सारी चीज़ें उसमें हैं। इसलिए हम चाहते हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और ये सब राजकीय स्तर पर ही संभव है। कोई नेता हम लोगों की उंगली पकड़ के जब आगे बढ़ाएगा इस साहित्य को, हमारी बघेली, हमारी बोली को अपने कांधे पर रखेगा, अपने सर माथे पर रखेगा, तब शायद हम उस ओर पहुंच जाएंगे। वैसे हम लोग भी कोशिश में अभी कमी नहीं करेंगे। जब तक जीवन है तब तक कोशिश करेंगे और अपनी बोली को, अपनी माँ की बोली को, अपनी दरने पीसने वाली बोली को, अपनी धरती पर पैदा होते ही एक उसी आवाज़ में बोलने वाली, कहने वाली बोली को हम पूरा सम्मान देंगे, हम उसकी सुरक्षा करेंगे, उसके लिए जीवन तक अर्पण करेंगे। कक्का, बघेली को संरक्षित करने में राजनीतिक संगठनों का कितना सहयोग मिला? अभी तक नहीं मिला। थोड़ा बहुत श्रीनिवास तिवारी का मिला, उसके बाद राजन शुक्ला जी का, अब थोड़ा गिरीश जी का मिल रहा है। बघेली में शब्दकोश भी आ चुका, बघेली व्याकरण भी, 10 कहानी संग्रह बघेली के आ चुके, 2500 कविता संग्रह छप चुके, और बघेली गद्य की कई किताबें आ चुकी हैं। रविरंजन सिंह ने कई बघेली की गद्यों की किताबें लिखी, कहानी कहानी जो कुछ है सब कुछ सामने है, बस उसको थोड़ा आगे ले जाने की ज़रूरत है। तो यदि किसी राजनेता का, माननीय विधानसभा अध्यक्ष का यदि हमें साथ मिलता है तो इसको हम भोपाल से दिल्ली तक ले जाने का प्रयास करेंगे। अब नए जो युवा हैं, जो नई पीढ़ी है, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर वो लिखते हैं तो अभी किन उनमें क्या कमियां हैं और आगे बेहतर कैसे लिख सकते हैं आपकी विचारधारा से? उनको मैं ये चाहूँगा कि वो आगे आएँ, मंच में आएँ, लिखें, सतत लिखें,
लेकिन अगर अपनी बोली पर लिख रहे हैं तो वो उन शब्दों को ढूंढें जो शब्द विलोपित हो रहे हैं, जो हमारे पूर्वज पहले बोलते थे। खड़ी बोली और बघेली दोनों मिश्रित हो चुकी हैं इस समय, और इस मिश्रण ने कविताओं को तो जन्म दिया है, लेकिन ये दूध में पानी की तरह मिल जाने से ये पता ही नहीं चलता। कुछ लोग आजकल लिख रहे हैं लड़के, तो ये पता नहीं चलता कि ये खड़ी बोली है कि बघेली है। और ये अंतर इतना आवश्यक है दोनों में के लिए, अपनी बोली के लिए, खासकर बघेली के लिए। बघेली में जैसे इन लोगों ने लिखा है हमारे त्रयी के महापुरुषों ने, तो उनके कारण उनको हम पढ़ें, उनको हम देखें कि बैजू ने क्या, लाठी चली मरे जगदीश, बैजू बाणा काढ़े बागा काढ़े कीस, ये उनकी बघेली है। बोले चला निरा लबरी, हर हर गंगे गोदे परी, ये शंभू की है। और इसी तरह कहनी कहनूत में सैफुद्दीन सैफू जी ने बहुत अच्छा लिखा है। और भी आज भी शिवशंकर मिश्र सरस की कविताएं अगर हम जब पढ़ें कि देख भागा हो भागा पानी के लाइन में लागा, तू पी ले आन का हो दे, हो जौन हो दे, ये शिवशंकर मिश्र सरस इस तरह लिख रहे हैं डॉक्टर शिवशंकर मिश्र। इसी तरह से रीवा में भी कई लड़के लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। और हम तो यहाँ तक कहेंगे कि हमारा एक छोटा भाई हमेश शुक्ला देश के तमाम कोने कोने के मंचों में जा रहा है, हम लोगों का नाम कर रहा है, तो हमारा सीना इससे फूलता है। हम गर्वोक्ति से कह सकते हैं कि ऐसे लड़कों को आगे आना चाहिए, और उनकी मदद के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। शंभू काकू के लिए अभी तक जो आपने त्रय की बात की, उसमें से एक नाम शंभू काकू हैं। शंभू काकू के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं आपके द्वारा, जो सुनने में है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। शंभू काकू की कविताओं का संग्रह प्रकाशित हो चुका है। शंभू काकू के नाम पर एक पुस्तकालय और वाचनालय की व्यवस्था 2 साल पहले परिषद से प्रस्ताव पारित हुआ था नगर निगम द्वारा। उसके प्रयास में हम लोग हैं। कमिश्नर का आदेश भी हो चुका है, बिल्डिंग मिल चुकी है, उसमें एक पुस्तकालय और वाचनालय शंभू काकू के नाम पर खोला जाना प्रस्तावित है। इसके लिए रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला और हमारे अध्यक्ष माननीय गिरीश गौतम जी भी सक्रिय हैं इसके लिए। बघेली पीठ की स्थापना इस समय चर्चित पे है, और सीधी से लेकर रीवा तक तमाम बिंद में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी स्थापना काफ़ी टाइम से ये चल रही है, लगातार इसकी संरचना तैयार हो चुकी है। इस पर क्या विचारधारा है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। बहुत पहले से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जब कुलपति हुआ करते थे आदरणीय मिश्रा जी यहाँ रीवा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में, तब हम लोगों ने एक प्रयास किया था और एक प्रस्ताव पारित कराया था कि यहाँ बघेली पीठ की स्थापना हो। फिर वो बात धीरे धीरे दब सी गई। इसके बाद संस्कृत मंत्री सीधी में आई और उन्होंने घोषणा की, सीधी के लोगों ने साहित्यकारों ने प्रयास किया तो उन्होंने घोषणा की। उन सब को लेते हुए हम और कक्का ने सबसे पहले आदरणीय पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी से बात की। उन्होंने एक मंच में पूरा आश्वासन दिया, कुलपति जी से पूरी फाइल मंगाई और फिर से स्थापित करने के लिए इसे प्रयास किया। इसके बाद वहाँ तक मंजिल तक आयाम नहीं पहुँचा जब, तो फिर हम लोगों ने कोशिश की और एक मंच में तो आदरणीय स्पीकर मध्य प्रदेश गिरीश गौतम जी और आदरणीय शुक्ला जी दोनों थे। तब हम लोगों ने चर्चा की, ज्ञापन दिया और उन्होंने पूरी तरह से आश्वासन दिया है और इसमें शायद काम चल रहा है। देखें आगे कहाँ तक जाते हैं, कहाँ तक बात सफल होती है। अगर हम लोग निरंतर लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से बघेली पीठ की स्थापना अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में करा के ही मानेंगे। बनाए देता हूँ आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपने जो बीड़ा उठाया है ये बहुत आवश्यक है और आदि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं, मुर्दा है वो देश जहाँ साहित्य नहीं। अगर साहित्य के लिए आप काम कर रहे हैं तो बार बार हम बधाई देते हैं और बार बार ये चाहते हैं कि आप अपने काम में लगे रहो, हमारे प्रेरणा मिलेगी, हम भी आपका साथ देंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।